ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है उसके हिसाब से, जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से ऑल्सो होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज ऑडिटिंग का हमारा सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में मैंने एक स्टैंडर्ड्स कवर किया था, ऐसे 200, फिर उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। आप बोलेंगे सर आज के क्लास में क्या हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे फिर उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे? नहीं, देखो जो एसए 200 स्टैंडर्ड्स था उसका बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है। जब तक एसए 200 का बेसिक कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ तो नया स्टैंडर्ड शुरू करने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो ठीक है, चलो आज भी हम लोग वही बेसिक कंसेप्ट को फिर से मूव करेंगे। देखो लास्ट क्लास में शायद मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस बताया था, फिर उसके बाद उस वीडियो को खत्म किया था। आज हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे, मतलब ऑडिटर कौन हो सकता है। ठीक है, देखो ऑडिटर, पहले तुम्हें ये सब थ्योरी रीड करना होगा। मैं क्विकली रीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा, तो तुम भी मेरे साथ साथ क्विकली रीड करो। अगर तुम थ्योरी को रीड नहीं करोगे, प्रोविजन रीड नहीं करोगे, तो तुम्हें ऑडिटिंग समझ में नहीं आएगा। देखो, जो पर्सन ऑडिट करेगा उसको ऑडिटर कहते हैं। अब बोलेंगे सर ऑडिटर कौन हो सकता है? जो भी ऑडिट करेगा उसको ऑडिटर बोलेंगे। मान लो तुमने ऑडिट किया तो तुम ऑडिटर, मैंने ऑडिट किया मैं ऑडिटर, वो ऑडिट किया वो हो जाएगा हमारा ऑडिटर। The person conducting the audit is known as auditor. The person conducting the audit is known as auditor. अब बोलेंगे सर ऑडिटर होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है? देखो, ऑडिटर कोई भी हो सकता है, ऑडिटर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन कंपनी ऑडिटर होने के लिए कंपनीज एक्ट हमें रेफर करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट जिसको बोलेगा वो होगा ऑडिटर। तो पढ़ो इसको। टू बी एन ऑडिटर द पर्सन शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड आदमी को ऑडिटर अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन मैं कंपनी ऑडिट का बात नहीं कर रहा हूं। जो भी ऑडिट करेगा उसको ऑडिटर बोलेंगे। ऑडिट किसी भी प्रकार का होता है, स्टॉक ऑडिट भी होता है, कॉस्ट ऑडिट भी होता है, कंपनी ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, फिर बैंक ऑडिट होता है, मेरा जो रिसीवेबल होता है उसका भी ऑडिट होता है। तो रिसीवेबल ऑडिट जो करेगा वो ऑडिटर भी हो जाएगा। इसका मतलब कंपनीज एक्ट के अंडर हिसाब से एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द कंपनीज एक्ट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर हो सकता है। अब बोलेंगे सर क्या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं हो सकते? कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे। A successful auditor must possess the following qualities। देखो, एक ऑडिटर के पास ये सब क्वालिटी मतलब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ऑडिटर के पास ये सब क्वालिटी नहीं होगा तो वो अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाएगा, वो सक्सेसफुल ऑडिटर नहीं बन पाएगा। अब बोलेंगे सर कौन सा क्वालिटी चाहिए? एन ऑडिटर शुड हैव ए साउंड नॉलेज। तो तुम्हारे पास साउंड का मतलब सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इज एसोसिएटेड विथ द ऑडिट सच एज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉस्टिंग एक्सेट्रा, टैक्सेशन, कंपनी लॉ एक्सेट्रा। इसका मतलब ऑडिटर के पास अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, कॉस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए और लॉ का नॉलेज होना भी चाहिए। चलो फिर से आया एसए 200 जो मैंने समझाया था। मैंने बोला था ना, जो स्टैंडर्ड्स मैंने कवर किया उसका वो स्टैंडर्ड हमारा बेसिक चैप्टर में एप्लीकेबल होगा। तो आज पर एसए 200 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट इश्यूड बाय आईसीआई, एन ऑडिटर मस्ट possess the integrity and objective and independent in his approach to the work।
ऐसे 200 बोला था, ऐसे 200 बोला था कि ऑडिटर के पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी इंटीग्रिटी, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शुड बी कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत कुछ रिक्वायरमेंट हुआ था। तो वो सब रिक्वायरमेंट भी ऑडिटर के पास रहना चाहिए, वो सब क्वालिटी भी ऑडिटर के पास रहना चाहिए। फिर बोला द ऑडिटर मस्ट नॉलेज, द ऑडिटर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग द ऑडिट एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, while auditing a company, the knowledge of a Companies Act is necessary. If an enterprise is governed by some special statute, as in case of banking company, the knowledge of that special statute या banking regulation act in case of banking company is also imperative. देखो, जिस एंटरप्राइज को तुम ऑडिट कर रहे हो वो जिस स्टैच्यूट के अंडर होगा वो स्टैच्यूट का नॉलेज तुम्हें जानना चाहिए, मतलब वो स्टैच्यूट का रूल रेगुलेशन तुम्हें जानना होगा। देखो, मान लो तुम एक कंपनी ऑडिट कर रहे हो, तो कंपनी कौन सा स्टैच्यूट के अंडर आता है, कंपनीज एक्ट, तो ऑडिटर को कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मान लो तुम एक बैंक ऑडिट कर रहे हो, मान लो तुम एक बैंक ऑडिट करो, तो बैंक कौन सा स्टैच्यूट के अंडर आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ऑडिटर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मान लो तुम एक इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, मान लो तुम एक इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आएगा, तो इसका मतलब इंश्योरेंस एक्ट का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। मान लो तुमने एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, मान लो तुमने एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का नॉलेज होना भी चाहिए। मान लो तुम एक पार्टनरशिप फार्म को ऑडिट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास पार्टनरशिप एक्ट का नॉलेज होना भी चाहिए। तो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, बोलो यस और नो। यस सर। An auditor should also have an understanding of the special features which are peculiar to a particular business. SA 300, SA 310 issued by ICI laid down the principle in this regard. देखो, अब बोलेंगे सर SA 300, SA 310 हमने तो नहीं पढ़े बेटा, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन जब SA 300, SA 310 पढ़ेंगे तो उसके बाद ये पॉइंट अपने आप तुमको रिलेट कर पाओगे कि हाँ इधर मुझे वो पॉइंट भी लिखना होगा, लेकिन उसको अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर भी ऑडिटर को कुछ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। कैसे? आप बोलेंगे सर ऑडिटर जो आजकल जो एंटिटी होता है ना, वो लोग का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कंप्यूटर में, तो अगर ऑडिटर के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो ऑडिटर काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऑडिटर को कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। फिर लंदन एंड जनरल बैंक के केस में जस्टिस लेंडले said that an auditor must be honest, that he must not certify what he does not believe to be true and must take reasonable care and skill before etc. इसका मतलब जस्टिस लेंडली क्या बोले थे लंदन एंड जनरल बैंक के केस में, कि वो बोले थे कि ऑडिटर को ऑनेस्टी होना चाहिए, मतलब ऑडिटर शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन, ऑडिटर शुड टेक ड्यू केयर, ऑडिटर शुड टेक ड्यू केयर। ये पॉइंट हमने ऐसे 200 में भी डिस्कशन किए थे। क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर कौन हो सकता है, तुम कुछ लिख पाओगे, बोलो यस और नो। हाँ देखो, यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ तुम क्या करोगे ना, कुछ नोट्स अपने आप लिखोगे। अब चलो हम डिफरेंस समझेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का। अब हम लोग डिफरेंस समझेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का। अब बोलेंगे सर ये ऑडिट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखो पहले मीनिंग समझते हैं, देखो पहले मीनिंग समझते। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम काम करेंगे, मतलब एग्जामिन करेंगे,
उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर तुम ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है उसके लिए तुम ऑडिट करोगे, उसको कहते हैं ऑडिटिंग। चलो हम डिस्कशन करेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस। ठीक है, पहले तुम रीड करो, तुम्हें रीड करना होगा। बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, तो अंडरलाइन करो द वर्ड इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द evidence underlying the accounting or other data in accordance with the general accepted auditing practice to ascertain the true and fair view of the enterprise। मैंने अभी बोला था कि सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा अकाउंट्स का with a view to express an opinion, whether your financial statements are providing a true and fair view or not, तो इसको कहते हैं ऑडिट, इसको कहते हैं ऑडिट। आप बोलेंगे सर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन भी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट कर सकता है, लेकिन कोई भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट चाहे वो डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। तो आगे चलो। अगर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विथ ए व्यू टू असर्टेन एनी फैक्ट फॉर सम स्पेशल पर्पस। देखो ऑडिट क्या होता है, बोलो फटाफट ऑडिट क्या होता है। मैं इतना बार रिवाइज करूंगा कि तुम्हारा याद रह जाएगा, मैं इतना बार रिवाइज करूंगा कि तुम्हारा याद रह जाएगा, और तुम्हें याद रहना चाहिए, नहीं तो तुम कंपनी अकाउंट्स ऑडिट पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। हाँ सर हम याद रखेंगे, आप समझाइए। देखो अगर सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, फिर से बोलो मेरे साथ साथ बोलो, अगर सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा with a view to express an opinion whether the financial statements are providing true and fair view or not, इसको कहते हैं ऑडिट, इसको कहते हैं ऑडिट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है ना, एग्जामिनेशन होता है फॉर एनी पर्पस। ठीक है, with a view to ascertain any fact, with a view to ascertain any fact, with a view to ascertain any fact, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। चलो देखो लिमिटेड स्कोप किसका होगा? इन्वेस्टिगेशन का। वाइड स्कोप किसका होगा? ऑडिट का। तो ऑडिट हैव ए वाइड स्कोप, ऑडिट हैव ए वाइड स्कोप। In statutory audit, the scope is determined by the relevant law, and in case of a private audit, by a client। मैंने बोला था इससे 200 में कि स्कोप ऑफ ऑडिट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है बाय क्लाइंट। फिर लेजिस्लेटिव लॉ, इसका मतलब रिलेवेंट लॉ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी लॉ नहीं होगा। The scope of investigation, on the other hand, is limited as regards the period of error। पहले इतना तो समझो कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप लिमिटेड होता है, फिर इसके लिए कोई स्टैट्यूट नहीं होगा या लेजिस्लेटिव लॉ नहीं होगा। In audit, the accounts and records are verified so as to their truth and fairness। ऑडिटिंग में ट्रथ एंड फेयरनेस हम लोग देखते हैं। ऑडिट होता है ट्रथ एंड फेयरनेस देखने के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेशल पर्पज होता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेशल पर्पज होता है। इन्वेस्टिगेशन इज फॉर स्पेशल पर्पज ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, कुछ भी हो सकता है। चलो
द ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। तो ऑडिट के लिए हम फॉलो करेंगे जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। बोलो क्या फॉलो करेंगे? जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग ऑडिटिंग प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व एन एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल हमें नहीं फॉलो करना होगा। हम अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। An auditor will evaluate the accounting records predominantly based on persuasive evidence. लेकिन an investigator can draw his conclusion only on the basis of substantial or sometimes conclusive evidence। देखो, तुम इतना याद रखो कि ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस होगा तो चलेगा। परसुएसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? आप 50% से ज्यादा लगता है कि करेक्ट, लेकिन 100% नहीं होता है, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में 100% एविडेंस चाहिए, इसको कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होगा कि 100% प्रूव होगा कि वो लोग चोर है। इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि वो लोग चोर है, हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि मुझे लगता है कि वो लोग चोर है, लेकिन मेरे पास 100% एविडेंस नहीं है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। इन्वेस्टिगेशन में 100% प्रूव होगा तो आदमी को चोर मानेंगे, लेकिन ऑडिट में 100% नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि चोरी हुआ है, 50% से ज्यादा होगा तो चलेगा, 100% होना कोई जरूरी नहीं है। ऑडिटर इज स्पेक्टिकल एंड नॉट सस्पियस, वेयर आज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स विथ सस्पियंस and collect evidence to either confirm or display that देखो, वो ये पॉइंट भी जो ऊपर में जो पॉइंट था उसको रिपीट कर रहा है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में 100% कंक्लूजन चाहिए। देखो, ऑडिटिंग एक रूटीन एक्सरसाइज होता है। नॉर्मली एनुअली हर साल ऑडिट होता है, लेकिन हर साल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप बोलेंगे सर ऑडिट में हम क्या करेंगे? इसका मतलब एक्सेप्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, एक्सेप्ट नहीं, सॉरी, मैंने एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, मतलब ऑडिट में हम क्या करेंगे, हम कौन सा काम करेंगे? पहले अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करेंगे। पहले अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करेंगे। रीड करो इसको। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन an understanding of the accounting and internal control system operating in the enterprise। देखो, मान लो तुम कहीं पे भी ऑडिट करने के लिए जाओगे, तो कहाँ भी ऑडिट करने के लिए जाओ तो पहले वो क्लाइंट का अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में तुम्हें समझना होगा। पहले तुम कोशिश करोगे कि क्लाइंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझेंगे, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे। ठीक है? सच एन अंडरस्टैंडिंग विल एनेबल द ऑडिटर टू ascertain the degree to which reliance can be placed on the information obtained during the audit। अगर तुम क्लाइंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझोगे, अगर तुम क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझोगे, तो तुम्हें थोड़ा सा एश्योरेंस मिलेगा, या तुम खुद डिटरमाइन कर पाओगे कि तुम क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो।
मैंने देखा कि मेरा जो क्लाइंट है उसका अकाउंटिंग या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा घटिया है, तो मेरे दिमाग में मैं यही माइंडसेट रखूंगा कि वो क्लाइंट मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देगा मुझे उसको चेक करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्लाइंट चोर है, यहाँ पे बहुत घोटाला हो सकता है। अगर मैंने सेटिस्फाइड हो गया, क्या बिंदास अकाउंटिंग सिस्टम, क्या बिंदास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो मुझे लगता है कि ये आदमी सही है, मैं उतना मतलब ज्यादा खोलता नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो पहले तुम कितना भरोसा करोगे तुम्हारे क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसको डिटरमाइन करने के लिए तुम्हें वो क्लाइंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना होगा। तुम्हें वो क्लाइंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना होगा। ठीक है, तो चलो हो गया, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम एग्जामिन करेंगे। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, records, etc. The auditor should check the arithmetical accuracy of the books of accounts as well as the authenticity and validity of a transaction entered into the books of accounts. जब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करोगे, तो तुम क्या चीज देखोगे? पहले एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखोगे। बोलो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आंसर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फिर उसके बाद ऑथेंटिसिटी, बोलो ऑथेंटिसिटी, सर ऑथेंटिसिटी। फिर उसके बाद वैलिडिटी, बोलो वैलिडिटी। तो हमें 3 चीज देखना होगा, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। He should ensure that the entries in the books of accounts are adequately supported with underlying papers, documents and other evidence. इसका मतलब जो भी अकाउंटिंग एंट्री हुआ है उसके पीछे सपोर्टेड मतलब एडिक्वेटली सपोर्टेड अंडरलाइंग पेपर या डॉक्यूमेंट या एविडेंस होना चाहिए। मान लो कंपनी का जो अकाउंट्स हुआ है उसमें एक एंट्री हुआ है सैलरी पेमेंट का एंट्री, लेकिन सैलरी पेमेंट का कुछ भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो फ्रॉड हो सकता है, झूठा सैलरी पेमेंट हो सकता है, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है। क्या मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। फिर देखो, फर्दर none of the entries in the books of accounts has been omitted। तो तुम्हें पहले देखना होगा कि जो भी एंट्री हुआ है, तुम्हें पहले चेक करना होगा कि जो भी एंट्री हुआ है अकाउंट्स में उसका हर एंट्री का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, अंडरलाइंग पेपर्स भी रहना चाहिए, सपोर्टिंग या एडिक्वेटली एविडेंस रहना चाहिए। फिर उसके बाद तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे सारे के सारे एंट्री रिकॉर्ड हुआ है, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है, डुप्लीकेटिव मतलब 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये सब भी तुम्हें चेक करना होगा। रीड करो इसको। फर्दर none of the entries in the books of accounts has been omitted in the process of compilation and nothing which सर क्या देखो, मैं ऑलरेडी समरी पॉइंट्स बोल चुका हूं, डिस्कशन कर चुका हूं। बोलो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में तुम क्या करोगे? पहले ट्रांजैक्शन का मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखोगे। हाँ सर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखें। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी देखेंगे। क्या? ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भी एंट्री हुआ है अकाउंट्स में उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस है, सपोर्टिंग पेपर से, सपोर्टिंग एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ भी ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं हुआ है। चलो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया।
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लायंस विथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी। देखो अकाउंट्स के लिए मतलब अकाउंटिंग के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होगा, हमें इंड एस फॉलो करना होगा, हमें IRS IFRS फॉलो करना होगा, हमें गैप फॉलो करना होगा, मतलब बहुत सारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अब तुम देखोगे कि जो अकाउंट्स हुआ है तुम्हारा क्लाइंट जो अकाउंट्स किया है, ठीक है, वो अकाउंट्स में वो फंडामेंटल या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, फिर स्टैट्यूट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है या नहीं किया, ये सब तुम्हें चेक करना होगा। बस उसके बाद द लास्ट एस्पेक्ट से होता है रिपोर्टिंग। तुम्हें क्या कंक्लूजन मिला वो तुम रिपोर्ट करोगे एक रिपोर्ट में। इसका मतलब तुम्हें जो भी कंक्लूजन मिलेगा उसको तुम रिपोर्ट करोगे बाय वे ऑफ रिपोर्ट्स। देखो यहाँ पे तुम्हारा मतलब डायग्रामिकली भी दिया हुआ है। पहले अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम समझेंगे, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लायंस विथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है, तुम कुछ समरी पॉइंट्स लिख सकते हो। समरी पॉइंट अब बोलेंगे सर कैसे हम समरी पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा एक मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। देखो पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी ऑफ एंट्रीज, फिर उसके बाद कंप्लीटनेस एंट्रीज, मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद तुम चेक करोगे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर इसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे। रिपोर्टिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो ऑडिट का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, टू डिटरमाइन whether the financial statement presents a true and fair view। देखो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको डिटरमाइन करना ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ट्रू एंड फेयर, ट्रू का मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तो इसका मतलब तुम्हें एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होगा। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होगा किसके लिए? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको जानने के लिए। इसका मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? to determine whether the financial statements providing true and fair view or not। but secondary objective क्या होगा? checking the arithmetical accuracy। बोलो मेरे बात समझ में आया? yes or no? yes sir। तो अब बोलेंगे सर थोड़ा ये पैराग्राफ को हम रीड करते हैं, तुम रीड करो। According to essay 200, overall objectives of independent audit, the overall objective of the independent auditor and conduct of audit in accordance with in conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditors are। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस
रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? 50% से ज़्यादा लगता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ। To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. इसका मतलब whether the financial statements are providing true and fair view or not. अब बोलेंगे सर हम इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों लिखेंगे? देखो, हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होगा। अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो ऑडिट पेपर में हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो ऑडिट पेपर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट तो समझना होगा, फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होगा। बोलो, ऑडिट पेपर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझना होगा, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होगा। भले मैंने बोला कि हाँ, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडिंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बट उसका मतलब पॉइंट नंबर ए। और एक बार रीड करो सर, आप भी हाईलाइट करवा दीजिए। हाँ, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे अबाउट किस चीज के लिए? व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड, मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है। इसका मतलब दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, इसका मतलब दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड करोगे तो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, एरर होगा तो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। thereby enabling the auditor to express an opinion। अगर ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा तो वो ओपिनियन दे पाएगा। अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करेगा तो ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए क्या करना होगा कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए क्या करना पड़ेगा ना? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। बोलो फिर से, क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि हाँ, हमें तो लगता है कि सही है, 50% से ज्यादा लगता है सही है कि 100% नहीं, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है। फिर टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and communicates as required by the SA in accordance with the auditor's finding। मतलब पहले हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मतलब दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि टू डिटरमाइन whether the financial statement presents a true and fair view of the financial position and financial performance of the business during the period। बैलेंस शीट शो करेगा फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब हमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना होगा कि whether the balance sheet and profit and loss providing true and fair view or not। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको जानने के लिए हमें एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। द ऑडिटर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द
client's business. Such detection of fraud and error is called as secondary objective of the audit because primary responsibility for safeguarding etc. देखो asset किसका? सर क्लाइंट का। पैसा किसका लगा हुआ है? सर क्लाइंट का। तो इसका सेफगार्ड किसका जिम्मेदारी होगा? सर क्लाइंट का। मतलब क्लाइंट का एसेट्स, क्लाइंट का पैसा कैसे सेफ रहेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के पास होगा। हम तो ऑडिट करेंगे ना, हम तो ऑडिट करेंगे, इसका मतलब उसका एसेट का सेफगार्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। हम जो ऑडिट करेंगे हम यही बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा एसेट सेफ है। मतलब वी आर लाइबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वी आर लाइबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो एसेट क्लाइंट का, पैसा लगा हुआ है क्लाइंट का, तो उसका सेफगार्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? क्लाइंट का। लेकिन ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि क्या कुछ फ्रॉड हुआ है, क्या कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको डिटेक्ट करना। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स एंड टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बोलो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव होता है? सर ऑडिट का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मेरे साथ साथ बोलने के लिए कोशिश करो। ऑडिट का कितना ऑब्जेक्टिव होता है? सर ऑडिट का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिपोर्ट, मतलब टू डिटरमाइन व्हेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड ए फेयर व्यू। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। फिर बोला बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, इससे 200 के हिसाब से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। अब बोलेंगे सर ऑडिट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब यूजेस। तो ठीक है, बेनिफिट्स, ऑडिट का बेनिफिट्स क्या होता है? अगर तुम लीगल पॉइंट के बारे में सोचोगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोलोगे, अगर ऑडिट होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज्यूम करेगा कि हाँ तुम जो इनकम शो किए हो वो करेक्ट। अगर तुम ऑडिट नहीं करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही बोल सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विश्वास कौन दिलाएगा? ऑडिट। देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटी generally accept the profit and loss account that has been prepared by a qualified auditor and they do not go into details of the accounts। अगर तुम्हारा अकाउंट्स एक प्रोफेशनल ऑडिटर के पास ऑडिट हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि हाँ ये तो करेक्ट होगा, इसमें तो कुछ गलती नहीं होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। अगर तुम तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक प्रोफेशनल ऑडिटर के पास ऑडिट नहीं करोगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, हम इसको तो डिटेल में चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो ऐसा नो ऐसा। देखो, तुमने एक लेंडर के पास गया, एक बैंक के पास गया, तुमने बोला कि बैंक जी मुझे कुछ लोन दे दीजिए। बैंक बोलेगा कि तुम्हारा रिपेबल कैपेसिटी कितना? तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मुझे फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, मेरा फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, मैं इतना कमाऊंगा, तुम मुझे लोन दे दो, मैं तुम्हें रिपेमेंट कर दूंगा। बैंक का विश्वास नहीं आएगा। अगर तुम तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे तो बैंक अब बिलीव कर सकता है, तुम्हें लोन दे सकते हैं। मतलब बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब तुम एक्सटर्नल सोर्सेस से बोरोइंग करना चाहते हो तो उन लोगों का बिलीव क्रिएट करने के लिए तुम्हें ऑडिट करना पड़ेगा।
तुम्हें ऑडिट करना पड़ेगा। तो मनी कैन बी बोरोड इजीली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। फिर बोला कि मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन वेरियस लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इंश्योरेंस क्लेम भरोगे स्टॉक का, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो उसके लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज हो सकता है। सेल्स टैक्स अगर पेमेंट करोगे तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी होगा वो भी तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर बोला इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ऑडिट का बेनिफिट्स तुम्हें क्या मिलेगा। अगर तुम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ऑडिट का बेनिफिट्स तुम्हें क्या मिलेगा। देखो हमारा बिजनेस में बहुत एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई भी चोरी किए होंगे, फ्रॉड करके कुछ बेनिफिट्स ले लिए होंगे। अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ है, कुछ एरर होता है, तो ऑडिट अगर हम करेंगे तो उसका क्विक डिटेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब पहला पॉइंट होगा क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो अगर तुम ऑडिट करोगे मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहा कि हर साल ऑडिट होगा, ये एम्प्लॉय के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालेगा। एम्प्लॉय सोचेगा नहीं नहीं ये तो ऑडिट हो रहा है, हर साल के एंड में ऑडिट हुआ, अगर मैं कुछ फ्रॉड करूंगा तो पकड़ जाऊंगा। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर एक मोरल चेक डाल देगा, मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय। फिर अगर तुम ऑडिट करोगे तो तुम्हारा लूप होल्स कहाँ है, तुम्हारा डिमेरिट क्या है, ये सब हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं। तो एडवाइस टू मैनेजमेंट, एडवाइस टू मैनेजमेंट, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचोगे, अगर एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचोगे, अगर एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचोगे तो पहला सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखो एक पार्टनर जा रहा है मतलब रिटायर कर रहा है, वो बोलेगा कि जितना प्रॉफिट हुआ है उस वो प्रॉफिट से मुझे कुछ शेयर दे दो। वो बोल रहा है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट से मुझे कुछ शेयर दे दो। तुम बोलोगे कि चलो प्रॉफिट 2 लाख हुआ है, वो बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, प्रॉफिट 4 लाख हुआ है। तो तुम्हारा जो क्लेम से या डिस्प्यूट उसको सेटलमेंट करने के लिए तुम फाइनल अकाउंट्स बनाओ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, फिर उसको ऑडिट कराओ। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनर से देखेगा कि हाँ बिलीव करेगा कि हाँ हाँ प्रॉफिट तो 2 लाख से ही हुआ होगा, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में मदद करेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम वैल्यूएशन करोगे एसेट या गुडविल का तो तुम्हें प्रॉफिट निकालना होगा, फिर वो प्रॉफिट को बिलीव करने के लिए उसका रिलायबिलिटी के लिए हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिट का एडवांटेजेस ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी अभी जो मैंने डिस्कशन किया, जो पॉइंट मोरल चेक, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब ऑडिट का एडवांटेजेस होता है। तुम वही पॉइंट को लिखोगे, तुम वही पॉइंट को लिखोगे, फिर भी इसको एक बार रीड करके जाना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। देखो चाहे तुम कितना भी जिम जाओ, चाहे तुम कितना भी प्रिकॉशन मेजर किए, फिर तुम्हारा तबीयत कभी ना कभी खराब भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का जो बॉडी होता है ना, उसका इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि वो खराब होगा, तुम्हें कुछ डिजीज होगा। ठीक है, अगर
इफ योर बॉडी इज मेड विथ आयरन, क्या कुछ डिजीज हो सकता है? नहीं। तो जो चीज आयरन में बनाया होगा उसका डिजीज का इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, लेकिन रस्ट लगना इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाएगा, रस्ट तो लगेगा ना। लेकिन हमारा जो ह्यूमन या एनिमल का बॉडी होता है उसका एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि डिजीज होगा। क्या होगा? डिजीज होगा। तो ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है? देखो, मान लो तुमने एक कंपनी का ऑडिट किया, मतलब तुम्हारा जो क्लाइंट है ना वो एक कंपनी, ठीक है, उसका एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होगा। तुम बताओ एक साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब कितना ट्रांजैक्शन होगा? आप बोलेंगे सर बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा, हम काउंट करेंगे तो लगता है कि 2-4 महीना लग जाएगा हम काउंट करने के लिए, इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ऑडिट 15 या 20 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। ऑडिट फिर भी 15 या 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ऑडिट होगा। बोलो इतना सारा ट्रांजैक्शन को हम 1 महीने में या 1 सप्ताह में, अगर एक मतलब 15 दिन में ऑडिट कैसे करेंगे? क्या फुल ट्रांजैक्शन को हम चेक कर पाएंगे? नहीं। अगर फुल ट्रांजैक्शन को हम चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 1 साल का अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए 2-4 साल लग सकता है। तो ऑडिट जो होगा सैंपल बेसिस पे होगा। ऑडिट जो होगा सैंपल बेसिस पे होगा, मतलब मान लो 5 लाख ट्रांजैक्शन है, हम उनमें से कुछ सैंपल ड्रा करेंगे, मान लो 5000 ट्रांजैक्शन को हम सैंपल सिलेक्शन किए। अब मैंने इस 5000 ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा, अगर इस 5000 ट्रांजैक्शन में कुछ गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो मैं यही रिपोर्ट दूंगा कि तुम्हारा अकाउंट ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 5000 ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैंने रिपोर्ट दे दिया। क्या मेरा रिपोर्ट 100% ट्रू हो सकता है? नहीं। हो सकता है कि मेरा रिपोर्ट गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया, मैंने सैंपल बेसिस पे चेक किया। तो सैंपल बेसिस पे मैंने रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां पे कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, फिर भी कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। अगर मैं 100% चेक करूंगा तो फ्रॉड भी निकल सकता है। वो ये ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। अब बोलेंगे सर इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब ऑडिट ही रहेगा तो ये लिमिटेशन ही रहेगा, ऑडिट नहीं रहेगा तो ये लिमिटेशन नहीं रहेगा। जैसे कि तुम मतलब तुम्हारा जन्म हुआ है तो डेफिनेटली तुम एक दिन मरोगे, ठीक है। अगर तुम नहीं जन्मोगे तो नहीं मरोगे। तो मरना जन्म लेने का एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। हाँ, सब समझ में आ गया। तो बोलो ऑडिट सैंपल बेसिस पे किया जाता है। हाँ, सैंपल बेसिस का मतलब हम पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को मतलब पूरा का पूरा आइटम्स को 100% आइटम को चेक नहीं करेंगे, हम सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। तो सैंपल चेक करके हमें रिपोर्ट देना है कि हाँ चलो ठीक है या नहीं ठीक, सही है या गलत है। इसका मतलब हमारा रिपोर्ट 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारा रिपोर्ट भी क्या गलत प्रूव हो सकता है। ये होता है ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन, ये होता है ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन। आप बोलेंगे सर हम लिखेंगे क्या? देखो पहले इसको तो रीड कर सकते हो, करो एक बार खुद रीड करो क्या बोल रहा है। As per essay 200 objective and scope of audit, the objective of an audit is to express an opinion
as to the true and fair view of the financial statement. The user should not believe that this opinion is an assurance as to the future validity of the enterprise or the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the enterprise. देखो आज मैंने ऑडिट किया, रिपोर्ट दे दिया, हाँ, लेकिन फ्यूचर में तुम इस रिपोर्ट को यूज मत करना। तो आज जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं कि हाँ ट्रू मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है एंड फ्रॉड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, आगे भी कुछ फ्रॉड नहीं होगा, आगे भी फ्रॉड हो सकता है, मतलब मेरा रिपोर्ट का फ्यूचर वैलिडेट नहीं है। ठीक है। Again, the scope of audit is determined by the terms of engagement, requirement of a relevant law, pronouncement of a ICI. देखो मैंने बोला था कि स्कोप हम डिटरमाइन करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के द्वारा और रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। मान लो क्लाइंट का कुछ एरिया में फ्रॉड हुआ है, मान लो इस एरिया में फ्रॉड हुआ है, इस एरिया को क्लाइंट जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाएगा उसमें भी नहीं बोला कि हाँ इस एरिया को तुम चेक करोगे। फिर लॉ के हिसाब से लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एरिया को चेक करना, प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से भी वो एरिया के लिए कुछ प्रोविजन नहीं है। तो हो सकता है ऑडिटर वो एरिया को चेक नहीं करेगा, लेकिन वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। इसका मतलब जहां फ्रॉड हुआ है अगर वो एरिया स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता है तो उस एरिया में कितना फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। The scope of an audit in relation to those matters which are prescribed by the relevant legislation and pronouncement of ICI while the auditor is responsible for forming and expressing his opinion on the financial statement, the responsibility for their preparation is that of the enterprise management. देखो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो रिपोर्ट देगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, मैनेजमेंट के पास होगा। तो मैनेजमेंट responsibility includes the maintenance of adequacy, accounting records and internal controls, selection of and application of accounting policy and the safeguarding the asset of the enterprise. अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अगर एक बार क्वेश्चन आ गया कि मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, तुम क्या लिखोगे? तो मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इंक्लूड होगा, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो पीडीएफ मैंने दिया है ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास कंपनी अकाउंट्स ऑडिट का मैट नहीं है तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें इस पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। तो ठीक है, तुम उसको प्रिंट करके फिर पढ़ोगे, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करूंगा वो पॉइंट को तुम्हारे नोट्स में हाईलाइट होना चाहिए। जब एग्जाम दोगे तो वो हाईलाइटेड एरिया को रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप याद आ जाएगा। तो मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इंक्लूड होगा, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, maintenance of adequate accounting records and internal controls। फिर selection and application of accounting policies and the safeguarding the assets of the enterprise। इसका मतलब एंटरप्राइज का assets को safeguard करना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना का रेस्पॉन्सिबिलिटी
किसका है? मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का। लेकिन ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। चलो, despite these guidelines issued by ICI, it is very important to note the following inherent limitation of audit. ये सारे ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। देखो, an audit does not guarantee that all material misstatement will be detected because of the following inherent limitations. Nature of audit. The audit evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive in nature. Inherent limitation of internal control. अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम लोग सैंपल बेसिस पे ऑडिट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हम ज़्यादा चेक करेंगे। मतलब मुझे लगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड नहीं हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉड हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया। तो इसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर उसके बाद ऑडिट का नेचर ऐसा है कि हम 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते। ऑडिट का नेचर ऐसा है कि हम 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते। हम सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। हम सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम किस प्रकार का एविडेंस निकालेंगे? परसुएसिव rather than कंक्लूसिव। अभी मैंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव एविडेंस, देखो एक मर्डर हुआ है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन मर्डर किया, तो मुझे लगा कि ये लोग मर्डर किया है लेकिन मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, क्या उसको पनिशमेंट दे दूं? नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन होता है या मर्डर केस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पे कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। अगर 100% प्रूव हो रहा है कि वो लोग मर्डरर है तो उसके बाद उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑडिट में 100% नहीं लगता है, 50% से ज्यादा होगा तो चलेगा। बस यही था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने प्रकार का? मैं चाहता हूं कि ऑडिट कितने प्रकार का इसको तुम खुद रीड करो। करो करो रीड करो। क्या प्रॉब्लम है सर? अभी नहीं, एक काम करो, इसको पहले खुद रीड करो, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो दे दूंगा, क्लासेस दे दूंगा, तो ठीक है। तो ऐसा होगा तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर याद रह जाएगा। देखो, ऑडिट तो बहुत सारे प्रकार का होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे, वॉल्यूंटरी ऑडिट या प्राइवेट ऑडिट, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट होता है, पार्टनरशिप का भी ऑडिट होता है, LLP NGO का ऑडिट होता है। लेकिन ये सब ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरली। अगर एक सोल प्रोप्राइटर का मतलब सोल प्रोप्राइटर चाहता है तो ऑडिट करेगा, नहीं चाहते तो ऑडिट नहीं करेगा। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट ऑडिट भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 प्रकार का ऑडिट होता है। क्या? वॉलंटरी ऑडिट जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट आता है, पार्टनरशिप ऑडिट आता है, LLP NGO का ऑडिट आता है, और फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, सोशल ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो कंटिन्यूस ऑडिट,
एनुअल ऑडिट, इंटरमी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट। अगर स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल ऑडिट, बस इतना प्रकार का ऑडिट हो सकता है। अब बोलेंगे सर एक एक समझाइए, नहीं बेटा, इसको मैंने बोला कि पहले तुम खुद रीड करो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। क्विकली खत्म हो जाएगा हम लोग का चैप्टर 1। हम देखेंगे बैलेंस शीट ऑडिट का एडवांटेजेस क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, पार्शियल ऑडिट क्या होता है, और एक वीडियो में हम ये सब चीज देखेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।